नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे एक्साइटिंग और सबसे अच्छी खबर से। टीम इंडिया ने क्रिकेट का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। हरारे में फाइनल मैच हुआ और भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारत की जीत उसी वक्त तय हो गई थी जब टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 411 रन का जबरदस्त स्कोर खड़ा किया। जब वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर थे तब ऐसा लग रहा था कि भारत का स्कोर 450 या 500 के पार जाएगा। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। 25 ओवर में भारत का स्कोर 250 रन था और 10 रन पर ओवर के हिसाब से बैटिंग हो रही थी। हालांकि वैभव के आउट होने के बाद स्कोरिंग थोड़ी स्लो हुई, लेकिन आखिर में कनिष्क चौहान ने 20 गेंदों में 37 रन बनाकर टीम को 400 के पार पहुंचाया। 411 के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत खराब रही, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने पूरी फाइट दी। 177 रन पर इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन 8वें विकेट की साझेदारी में 92 रन बने। इंग्लैंड की तरफ से अकेले कैले फॉकनर ने मोर्चा संभाला और 63 बॉल में सेंचुरी बनाई, लेकिन भारत का स्कोर बहुत बड़ा था। आस्किंग रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिर में इंग्लैंड की पूरी टीम 311 रन बनाकर आउट हुई और 100 रन की धमाकेदार जीत के साथ भारत छठी बार अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन बना। ऐसा खेल शायद पहले कभी नहीं देखने को मिला। अंडर 19 में ऐसा खेल शायद आने वाले बरसों में कभी देखने को नहीं मिलेगा। वैभव ने 80 बॉल में 175 रन बनाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्लेऑफ में पहली बार किसी खिलाड़ी ने 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। वैभव अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। फाइनल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी वैभव के नाम दर्ज हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 55 गेंदों में शतक जड़ दिया। सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड भी आज उन्होंने अपने नाम किया। इसके लिए वैभव ने सिर्फ 71 बॉल खेली। आज वैभव ने अपनी पारी में 15 सिक्सर मारे। ये एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्सर का रिकॉर्ड भी है। पूरे टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने 30 सिक्स जड़े। ये भी रिकॉर्ड है। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वैभव ने 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 4 हाफ सेंचुरीज बनाई या फिर सेंचुरी बनाई। ये भी एक रिकॉर्ड है। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 439 रन बनाए और टीम स्कोरर से टॉप स्कोरर से सिर्फ 5 रन पीछे रहे। लेकिन स्ट्राइक रेट में वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 है। तो यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ मैन ऑफ द मैच ही नहीं बल्कि मैन ऑफ द सीरीज भी बने। वैभव ने कहा कि मैच से पहले उन्हें अंदाजा हो गया था कि आज उनका दिन है, और वाकई में कमाल का स्किल देखने को मिला। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी तरह के वैरायटी ऑफ शॉट्स जो वैभव सूर्यवंशी ने दिखाए। आज का मैच जीतकर इंडिया की अंडर 19 टीम ने भी कई रिकॉर्ड बनाए। भारत ने रिकॉर्ड छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। इस मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जो 4 बार चैंपियन रह चुका है। भारत सबसे पहले 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बना था। दूसरी बार 2008 में जब भारत ने ट्रॉफी जीती तो विराट कोहली कप्तान थे। 2012 में उन्मुख चंद की कप्तानी में भारत तीसरी बार चैंपियन बना। चौथी बार पृथ्वी शॉ ने 2018 में भारत को चैंपियन बनाया और 2022 में यश ठल कप्तान थे। आज छठी बार जब भारत चैंपियन बना तो टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे हैं, जिन्होंने आज 53 रन भी बनाए। क्रिकेट में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के भारत के रिकॉर्ड की बराबरी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर सका है, जिसकी सीनियर टीम 6 बार वनडे की वर्ल्ड चैंपियन बनी है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के अलावा भारत ने आज कुछ और रिकॉर्ड भी बनाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्लेऑफ में पहली बार 350 से ज़्यादा का स्कोर बना। यानी आज तक वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल में कोई भी टीम 350 के स्कोर को पार नहीं कर पाई थी। लेकिन भारत की नौजवान टीम ने 350 नहीं बल्कि 400 के पार चले गए
पहली बार फाइनल में 411 रन बने। अंडर 19 में 3 बार 400 से ज्यादा स्कोर बनाने वाली टीम बनी, पहली बार। बाकी कोई भी टीम 2 बार भी 400 के पार नहीं जा सकी। भारत की अंडर 19 टीम ने आज कमाल का खेल दिखाया। वैभव सूर्यवंशी चैंपियन की तरह खेले। 80 गेंदों में 175 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर था। इंग्लैंड के बॉलर्स काफी खतरनाक हैं, लेकिन सूर्यवंशी ने बाजी पलट दी, प्रेशर इंग्लैंड पर ट्रांसफर कर दिया। इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन बनाने वाला प्लेयर उनके पास है, पर हमारे यंग बॉलर्स ने इस मजबूत दीवार को तोड़ दिया। वेल डन टीम इंडिया। इसी टीम में से आने वाले दिनों में कई प्लेयर बड़े सितारे बनकर उभरेंगे और उनमें सबसे चमकता हुआ नाम आज की तारीख में तो वैभव सूर्यवंशी का है, जो क्रिकेट की दुनिया में सूर्य बनकर चमकेगा। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत और आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ बगावत आज इस्लामाबाद तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में आज जुमे की नमाज के वक्त सुसाइड अटैक हुआ। इसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। नोट करने वाली बात यह कि ये सुसाइड अटैक रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सिर्फ 11 मील की दूरी पर हुआ। फिदायीन ने इस्लामाबाद के सबरबंद इलाके तरलाई कला में खुद को मस्जिद के गेट के पास बम से उड़ा दिया। चूंकि मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे, इसलिए ब्लास्ट के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। चारों तरफ खून के छींटे और इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थी। धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे चकनाचूर हो गए। इलाके के जो लोग मस्जिद में नमाज के लिए आए थे, उनके परिवार वाले तेज धमाका सुनकर तुरंत मस्जिद की तरफ दौड़े। वो बहुत जख्मी हुए, टांग और ये सारी पेट में सुराख हो गए। मैं तरलाई का ही हूँ। अच्छा, आप तरलाई के। अच्छा, आप जब यहाँ पे हमें आवाज आई है बकायदा। मैं बीमार था घर में, मैं लेटा हुआ था, नहीं तो हम भी इमाम दरगाह में ही होते हैं। हम तीनों भाई आज पता नहीं क्या हुआ, तो हम बीमार थे घर में। वाले साहब आए जुमा पढ़ने के लिए, तो ब्लास्ट की आवाज आई है, तो अम्मी ने हमें फौरन बोला कि पता नहीं क्या हो गया। जो है ना, सिक्योरिटी, अवाम की देखभाल, अवाम को हिफाजत और उनके ऊपर तुम्हें वो होना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज में नाकाम हो गए हो। आज इस्लामाबाद में जिस मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ वो शिया समुदाय की एक बड़ी मस्जिद है। मस्जिद कैंपस में ही एक मदरसा है, एक इमाम बाड़ा भी है। इलाके की बड़ी शिया मस्जिद होने की वजह से जुमे के दिन यहाँ नमाज पढ़ने वालों की भारी भीड़ होती है। इसीलिए सुसाइड अटैक के लिए नमाज का वक्त चुना गया, खुदा का घर चुना गया। सुसाइड बॉम्बर का इरादा नमाजियों के बीच जाकर ब्लास्ट करने का था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को सुसाइड बॉम्बर की हरकतों पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे रोका। उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल निकाल ली, फायरिंग शुरू कर दी। जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स जवाबी कार्रवाई करते, तब तक मस्जिद के गेट पर हमलावर ने ब्लास्ट कर दिया। शिया मस्जिद में हुए इस आतंकी हमले में इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी के रिश्तेदार भी मारे गए हैं। धमाके की खबर मिलते ही इस्लामाबाद के आईजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। इसके बाद घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसमें यह जो सानिया हुआ है, यह दहशतगर्दी जो हुई है कसरत में, जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो हैं, वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक के तुरंत बाद इसका इल्जाम भारत पर लगाना शुरू कर दिया। मस्जिद के इमाम ने भी कहा कि हमले के पीछे इजराइल या भारत का हाथ हो सकता है। मान लो सलवा जो नाजिल हो रहा है, पूछा जाए कहां से तुम पर आ रहा है, वो कौन है जो इनको यहाँ पर भेजते हैं। तो हम इंशाल्लाह पुरअमन लोग हैं,
भी न समझना कि ये अमन कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं है। हम करबला के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, और हम आईजी साहब का, सारी इंतजामिया का इन्होंने इंतहाई मौसर इंतजाम किए हुए थे, लेकिन चूंकि दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, बैरूनी ताकतें लड़ रही है, इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इसराइल हमारा असली दुश्मन है, और बाकी ताकतें जो हैं वो सारी लड़ रही हैं हमारे वतन के खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो हम आईजी साहब का और डीआईजी साहब का और सारी इंतजामिया का बर वक्त पहुंचे हैं, सारे इंतजाम इन्होंने किए हैं, सारे इंतजाम किए। हम दिल की गहराइयों के साथ ममनून भी हैं, लेकिन यह मुतालबा जरूर करते हैं कि कातिलों को पकड़कर, दहशतगर्दों को पकड़कर, ये खुदकुश हमले करने वालों को पकड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। पाकिस्तान सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है। यहाँ सिपह सहाबा और लश्कर जंगवी जैसे कई कट्टर सुन्नी संगठन शियाओं की इबादत गाहों पर हमले करते रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी भी खैबर पख्तूनख्वा में शिया सोसाइटी को निशाना बनाते हैं, लेकिन शहबाज सरकार के मंत्री तारिक फजल चौधरी जब घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने भी इस सुसाइड अटैक के पीछे भारत का हाथ बता दिया। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के दफ्तर से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कई घंटों तक इस खबर को नहीं दिखाने दिया गया। जब लोकल लोगों ने ब्लास्ट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू किए, तब जाकर लोगों को बम ब्लास्ट की जानकारी मिली। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में अटैक करके सीधे आसिम मुनीर को चैलेंज किया है। इसमें अभी तक कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इस बारे में कोई खबर नहीं दी, और हमें इंटरनेशनल मीडिया से तो पता लग रहा था या सोशल मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स बिल्कुल उसी तरह खामोश थे जैसे एक ज़माने में जाफ़र एक्सप्रेस के वक्त जो है वो काफ़ी आवर्स तक जो है कोई खबर नहीं दी गई। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की हमेशा की तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि जी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इनसे इजाज़त मांग कौन रहा है, ये ज़रा ये भी बता दें। क्या किसी ने इनसे इजाज़त मांगी थी अटैक करने से पहले? उसके बाद ये मुसलमान नहीं हो सकते और ये फितनउल खारिज हैं, फितनउल हिंदुस्तान है, वही एक तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो चलती चली जा रही हैं। और अब जो अटैक ये समझ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या KPK में हो रहा है वहीं तक रहेगा, लेकिन अब ये मामला जो है ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है, और अब इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी। अब इनको देखना होगा कि ये खुद खतरे में आ गई। इस्लामाबाद के फिदाइन हमले में जो लोग मारे गए उनके प्रति मेरी संवेदना है। वो बेकसूर थे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की फौज पूरी तरह कसूरवार है, जिम्मेदार है। जो लोग आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं, हथियार देकर फिदाइन बनाते हैं, उन्हें बार बार इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस्लामाबाद की मस्जिद में बिछी लाशें इसका एक और सबूत है। पाकिस्तान पर हुकूमत चलाने वालों की आंखें बंद हैं, दिमाग पर काई जम गई है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दहशतगर्द अब इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। ISI को खून का एक कारोबार अब बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहे आतंकवादियों को अब भारत के हवाले करना चाहिए। अब अपने देश की बात करते हैं। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने सर्वे करवा लिया है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे और इसके बाद मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। असल में तेलंगाना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। हैदराबाद में कांग्रेस और AIMIM आमने सामने हैं। दोनों की नज़र मुस्लिम वोटों पर है, इसलिए रेवंत रेड्डी हर दांव आजमा रहे हैं। वो जमीयत उलमाए हिंद के एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने देश की तरक्की में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन की बात की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि देश की आज़ादी में कांग्रेस के साथ साथ जमीयत का भी बड़ा योगदान था, लेकिन बीजेपी मुसलमानों को देश का दुश्मन साबित करने में लगी है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का विरोध करती रही है। रेवंत रेड्डी ने इशारों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उन दुश्मनों को भी पहचानना होगा जो मुखौटा लगाकर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद मुख्यमंत्री आरक्षण के मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अब बीजेपी भी मुसलमानों को आरक्षण मिलने से रोक नहीं सकेगी। 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में, वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहाँ है, अब गिने क्या, गिनती किए क्या। इसीलिए हम लोग जो सर्वे किए, सिपेक सर्वे, माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज़ ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएंगे। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में, 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे। तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है आज के तारीख। तेलंगाना के कई इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। हैदराबाद के ज़्यादातर वार्ड्स में दोनों पार्टियों की टक्कर है। मजे की बात है कि कुछ वार्ड्स में कांग्रेस ने बीजेपी की मदद ली है। ओवैसी घूम घूम कर यही बात मुसलमानों को बता रहे हैं। आज ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को जब मौका मिलता है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेती है और पब्लिक के सामने बीजेपी को गाली देती है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी और कांग्रेस की लव स्टोरी को समझ लेना चाहिए। इन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए रेवंत रेड्डी भले ही आरक्षण का वादा करें, लेकिन लॉलीपॉप में नहीं फंसना है, क्योंकि रिजर्वेशन तो मुसलमानों का हक है, वो तो उन्हें मिलकर ही रहेगा। ये बीजेपी कांग्रेस वालों, याद रखो, तुम्हारी लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भैंसा। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। ये हमको ये चाहते हैं कि हम इनके सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर बात करें। सालार ने हमको ये मिजाज दिया, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने हमको मिजाज दिया कि कुर्सी भी हमारी होगी, हम बैठेंगे कुर्सी पर, पैर पे पैर डालकर तेरी आंख में आंख डालकर बोलेंगे ये काम तेरे को करना पड़ेगा। वैसे ओवैसी कुछ भी कहें, मुसलमानों पर रेवंत रेड्डी के दांव का असर तो हो रहा है। 2 दिन पहले मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आज जमात के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान मुसलमानों के लिए नफरत की आंधी में ठंडी हवा के झोंके जैसा है। नियाज फारूकी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इससे किसी को वोट का फायदा होता है तो अच्छी बात है। आज के माहौल में तो ये गर्म आंधी के बीच में एक ठंडा झोंका समझते हैं। तो कहाँ जो है जैसा नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसमें उन्होंने ये बात कही है, अच्छी, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। ये उनका इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट का, आंध्रा गवर्नमेंट का, और इसे जारी होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है मुसलमानों का जो पिछड़पन है उसे देखते हुए हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद होनी चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस बार से जो भी इसका
समर्थन करता है, सपोर्ट करता है या उसको लागू करने की कोशिश करता है, हम उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। देखिए, आज तो सिचुएशन ये है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीतना चाहते हैं, इसलिए वो ओवैसी को भी कोस रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद में अपने गढ़ को बचाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की लव स्टोरी मुसलमानों को सुना रहे हैं। हकीकत है कि कई वार्ड्स में रेवंत रेड्डी बीजेपी की मदद ले रहे हैं, कहीं कहीं कांग्रेस और ओवैसी मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के समीकरण हमने महाराष्ट्र के कॉर्पोरेट इलेक्शन में भी देखे थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि नगर निगम के चुनाव के बाद सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, वही हुआ। तेलंगाना में भी यही होगा। कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद रेवंत रेड्डी और ओवैसी मिलकर एक बार फिर बीजेपी को कोसेंगे, मुसलमानों का दुश्मन बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटों की राजनीति खुलकर हो रही है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, एक साजिश हो रही है। इसके लिए फॉर्म 7 को हथियार बनाया जा रहा है। हालांकि आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के प्रोसेस को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब नाम जुड़वाने और कटवाने की तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। फॉर्म 6 और 7 पर ईआरओ के फैसला लेने की डेट को भी बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया गया है। अब यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को पब्लिश होगी। असल में यूपी में अब तक करीब 3 करोड़ वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई है, इसीलिए ज़्यादातर पार्टियों ने चुनाव आयोग से डेट बढ़ाने की अपील की थी, जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया। आज यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रणवा ने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 38 लाख लोगों ने अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा है। नवदीप रणवा ने बताया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे लेकिन मैपिंग नहीं हो पाई थी, ऐसे 3 करोड़ 26 लाख वोटर को नोटिस भेजा जाना था, लेकिन अब तक 2 करोड़ 37 लाख लोगों को ही नोटिस भेजा गया है। इनमें से 30 लाख 30 हज़ार लोगों की सुनवाई हो पाई है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय और दे दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी में एसआईआर की तारीख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए बढ़ाई गई है। बीजेपी के इशारे पर भारी संख्या में फर्जी फॉर्म 7 जमा कराए जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई है, उनमें ज़्यादातर मुसलमान और पीडीए के लोग हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर विधानसभा में ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जिनके वोट काटे जाने हैं। बीजेपी का टारगेट वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले चुनाव में वो हारी थी। ये एसआईआर बहुत विशेष है। ये बीजेपी के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए है कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसलिए हमें आपको एसआईआर में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए, कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों को 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ। ओवैसी ने भी कहा कि यूपी में बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट रही है ताकि मुसलमानों से वोट डालने का हक छीना जा सके। ओवैसी ने कहा जो यूपी में हो रहा है वो तेलंगाना में हरगिज नहीं होने देंगे। मैं 6 महीने पहले तकरीर में बोला था, पासपोर्ट बनाओ, बोला था आप लोगों को, जो सुने होंगे मेरी बात को, जिसके पास पैसे पासपोर्ट बनाओ। डॉक्यूमेंट जरूरी है, मैपिंग होगी, बीएलओ आएंगे, तो आपका काम यह है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपके अब्बा का
या आपके दादा का या जो बुजुर्ग का नाम है वो निकाल कर रखें। एसआईआर मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा यह गैर कानूनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एसआईआर के लिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 डालकर मुस्लिम अकलियत के नामों को डिलीट कराना चाहती है। तो मैं तमाम से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना में जब एसआईआर होगा हमको पहले से ज्यादा चौकस रहकर, क्योंकि अब बीजेपी एनआरसी एनपीआर नहीं करना चाहती। वो इलेक्शन कमीशन से अगर खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया तो उनको कहा जाएगा तुम भारत के सिटीजन नहीं हो, नागरिक नहीं हो, कागजात लेकर आओ। तो वो वक्त आने से पहले हमको चौकस रहकर, मुत्तहिदा रहकर अपने काम को करना है। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल अलग तरह की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दावा किया कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में भारी गड़बड़ियां मिली। उनके क्षेत्र वाराणसी नॉर्थ में ऐसे 9,000 से ज़्यादा वोटर हैं जिनके नाम 2, 3 या फिर 4 बार मौजूद हैं और इनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अकेले उनकी विधानसभा सीट में 9,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी वोट जिहाद कर रही है और वो इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को पूरे भारत में वोटर लिस्ट में नाम उसका होना चाहिए एक ही जगह। अगर 2 जगह नाम है तो एसआईआर का क्या मतलब रह गया? एसआईआर का था कि स्पेशल जांच करेंगे डिप में जाकर के, और अभी भी आप देख रहे हैं कि 9,200 ऊपर नाम ऐसा मिला है मेरे विधानसभा एक में, बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर करा के दिया गया बीएलओ जब कार्यकर्ता गए घर का जांच करने के लिए, जांच करने के बाद ये पाए कि कहीं एक व्यक्ति का एक नाम के पिता का नाम हो, पति का नाम हो, वह एक बार नहीं कहीं 2 बार, कहीं 5 मिला है। तो मैं यह डीएम को पूरा सूची बना करके, ये काम उनका था, सूची बना करके 90,000 वोट पर हमने सत्यापन करा था। 90,000 पर सत्यापन करने के बाद अब तक टेबल चार्ट बनवाया और बनवाने के बाद अब हमारे पास 9,200 नाम ऐसे पाए गए हैं जो कि 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार हैं। ये इनको मैं दे करके डीएम को ज्ञापन दूंगा और देने के बाद यह उस पर आधार कार्ड से लिंक करके चेक करें कि यह क्या हो सकता है कि एक ही मोहल्ला में वो नाम डबल मिल जाए, 2 व्यक्ति हो उस नाम के, फादर नाम सेम हो सकता है, पति का हो सकता है। लेकिन जो लड़कियां 39 साल की है, 37 साल की है, जो बिहार गई हैं, उनका नाम मायके भी है, उनका ससुराल में भी है, उसी मोहल्ले में भी आ गई हैं। अब मैं आपको यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप झिरवला की बात सुनवाता हूं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के इन सारे आरोपों को खारिज किया है। सीओ ने कहा कि एसआईआर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बल्क में वोटर्स के नाम काटे जा सकें। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के सिर्फ 1,33,650 फॉर्म 7 दिए गए हैं। इनमें पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स ने केवल 1,567 फॉर्म दिए हैं। इसलिए कहना बिल्कुल गलत है कि वोट कटवाने के लिए एक साथ हजारों फॉर्म दिए जा रहे हैं। फॉर्म 7 जब आता है तो इसकी एक प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि कोई भी किसी का नाम चुपके से कोई फॉर्म 7 भर दे और कट जाए। फॉर्म 7 आने पे जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा, ऑब्जेक्शन किया, और जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑब्जेक्शन किया, दोनों को ईआरओ के द्वारा नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस को सर्व होना होता है। वो जब सर्व हो जाए उसके बाद एक सुनवाई होती है। जिसको ऑब्जेक्शन है वो कोई एविडेंस देता है और उसके बाद ये सब प्रक्रिया पूरे होने के बाद ईआरओ को निर्णय लेना है। बल्क में ये स्वीकार नहीं होते। ये चाहे डाक से भेजे कोई या कोई व्यक्ति इकट्ठा दे, तो बल्क में स्वीकार करने की व्यवस्था नहीं है। जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं इनको भी अधिकार है कि ये एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म कलेक्ट करके ऑब्जेक्टर से दे सकते हैं, लेकिन देने के साथ इनको एक अंडरटेकिंग भी देनी है कि इनके हिसाब से जो फॉर्म दिए गए हैं सही है और ये जिस वजह से दिए गए हैं सही है। तो ऐसी बात नहीं है कि बड़ी संख्या में कोई फॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिए। दूसरी बात, अभी तो ये केवल
आए ही है फॉर्म, अभी तो इसमें सुनवाई होगी और कटौती उसके बाद कोई नाम कटने की बात आएगी। तो किसी भी पात्र मतदाता का नाम ऐसे गुपचुप तरीके से नहीं कटा जाएगा, पूरी इंक्वायरी होगी और फॉर्म एक्सेप्ट भी एज पर मैनुअल होंगे। एसआईआर के प्रोसेस में नाम कटवाने और जुड़वाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। शिकायतों की सुनवाई के लिए पूरा वक्त मिलना चाहिए, इसीलिए डेट आगे बढ़ाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या वाकई में मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं या फिर मुसलमानों के वोट लिस्ट में एक से ज़्यादा बार हैं? क्या कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के समर्थकों के वोट कटवा सकती है? इनमें से कई सवालों के जवाब तो चुनाव आयोग ने दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना होगा कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम न काटा जाए। अब बात करते हैं फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर हो रहे विवाद की। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख दिखाया। इस वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में लोगों की भावनाएं आहत करने, समाज में विद्वेष फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ। हजरतगंज थाने के एसएचओ विक्रम सिंह ने खुद शिकायत दर्ज करवाई, वही इस मामले में कंप्लेनेंट हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी के आदेश पर ही वेब सीरीज घूसखोर पंडित के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नीरज पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह ने कहा कि पहले फिल्मों में ठाकुरों को अत्याचारी दिखाया जाता था, अब पंडितों के खिलाफ भी जहर फैलाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। आपने देखा होगा कि पहले पूर्व में छत्री समाज को भी यही फिल्मों के द्वारा बदनाम करने का काम किया गया। शराबी है, नाली में पड़ा है, गुंडई कर रहा है, अपराध कर रहा है तो छत्री हो सकता है। खूब समाज में जितना डैमेज छत्री समाज को किया गया वो निंदनीय था। आज ब्राह्मण समाज के प्रति जिस तरह का इस पिक्चर में जो बताया गया है, अपमानित करने का, उनको नीचा दिखाने का जो प्रयास करते हुए फिल्म को दर्शाया गया है वो निंदनीय है। निश्चित रूप से कोई भी समाज पूरा खराब नहीं हो सकता, कोई समाज पूरा अच्छा नहीं हो सकता। हर समाज में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन पूरे समाज को बदनाम करना, उनको उनके पर नफरत फैलाने की भावना, उनके पर बेवंशता की भावना, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकती है। अब खास बात यह कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। नीरज पांडे घूसखोर पंडित को डायरेक्ट कर रहे हैं और मनोज वाजपेयी इसके लीड एक्टर हैं। अपने बचाव में नीरज पांडे का तर्क यह है कि पंडित आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, इससे ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत यह कि वेब सीरीज में कैरेक्टर्स के नाम और डायलॉग ब्राह्मणों को अपमानित करने वाले हैं। घूसखोर पंडित में मनोज वाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अजय दीक्षित का रोल प्ले कर रहे हैं। ये पंडित न सिर्फ घूसखोर और भ्रष्ट है, बल्कि उसमें कई और सारी कमियां भी दिखाई गई हैं। इसीलिए ब्राह्मण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंडित के साथ घूसखोर शब्द का इस्तेमाल करना ब्राह्मणों का अपमान है। सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज के एक वर्ग को अपमानित करना कैसे जस्टिफाई हो सकता है। इस वेब सीरीज के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए। ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि फिल्मों और वेब सीरीज में काफ़ी लंबे समय से ब्राह्मणों को धूर्त और विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन अब इसे सहन नहीं किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि जो शीर्षक है संवाद, उन दोनों को चिन्ह कर दो, अन्यथा हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, आप क्या सो रहे हैं? आप क्या समाज में विभक्त करना चाहते हैं? ऐसी फिल्में आप क्या चाहते हैं कि ऐसी फिल्में चले समाज में द्वेष का भाव हो, रोष का भाव हो? ब्राह्मण समाज के ऊपर व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए जो है एक मूवी बनाई गई है घूसखोर पंडित, जिसका कि ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से विरोध करता है। धर्मगुरु भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने हमेशा सनातन की सेवा की है, सनातन को बचाने और आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, लेकिन पैसा कमाने के लिए वेब सीरीज में ब्राह्मणों को खलनायक के तौर पर दिखाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये ठीक नहीं है, इसलिए इस वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। सवर्णों की भावना को आहत करने वाला नाम दिया गया है कि घूसखोर पंडित।
अगर घूसखोर मुल्ला होता तो क्या अभी तक पता नहीं क्या हो जाता, घूसखोर ईसाई होता, घूसखोर दलित होता। इसलिए हमें ऐसी कोई फिल्म को अनुमति नहीं देना चाहिए जिससे किसी समाज का अपमान होता हो। इससे सवर्ण समाज बड़ा आहत है और पूरे सवर्ण समाज का इसमें अपमान है। इसलिए यह फिल्म को रिलीज होने से रोक देंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमें जानवर बनाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति हमें मनुष्य बनाया है। यदि संस्कृति न होती तो हम मनुष्य भी ना होते। इसलिए जिस संस्कृति ने मनुष्य बनाया है उस संस्कृति के आचार्यों को यदि बुरा कहा जाए तो ऐसों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए और दोबारा ये ऐसा कर ना सके। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और जनता इसका पुरजोर विरोध करे, पूरा समाज इसका विरोध करे। किसी ब्राह्मण का होता तो कोई बात नहीं थी, पर ब्राह्मण के नाम पर हमारी वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है, इसलिए उस कुठाराघात का प्रति जोर विरोध होना चाहिए और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। यूपी में घूसखोर पंडित के प्रोड्यूसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो नेटफ्लिक्स ने मामले की गंभीरता को समझा। नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज का प्रोमो वापस ले लिया है। इसके जिस कंटेंट पर लोगों को आपत्ति है उसे भी हटाने का भरोसा दिया है। नीरज पांडे ने कहा कि वो अपने सभी प्रमोशनल मटेरियल वापस ले रहे हैं और वेब सीरीज के आपत्तिजनक कंटेंट को एडिट करेंगे। हालांकि नीरज पांडे ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि पंडित शब्द किसी जाति के खिलाफ नहीं है, उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मनोज वाजपेयी भी कह रहे हैं कि उनकी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि किसी जाति और धर्म का अपमान करें। लेकिन इस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी नेटफ्लिक्स को नोटिस भेज दिया है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भी नेटफ्लिक्स से घूसखोर पंडित से जुड़े सारे मटेरियल को इंटरनेट से हटाने के लिए कहा है। फिल्मों में किसी को कैसे दिखाया जाता है, इससे किसी समाज की छवि न तो बनती है न बिगड़ती है। लेकिन इस समय माहौल गर्म है, लोग थोड़े सेंसिटिव हैं, अपनी अपनी जातियों को लेकर संवेदनशील हैं। इसीलिए किसी भी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। नेटफ्लिक्स ने अच्छा किया कि प्रमोशन को हटा लिया, वरना खामखा बात बढ़ जाती। दिल्ली से आज एक बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर आई। रात के अंधेरे में सड़क पर खुदे गहरे गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक नौजवान की मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुआ। कमल नाम का युवक एक प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर था। कल रात करीब 11 बजे कमल ऑफिस से घर के लिए निकला। 11:30 बजे उसकी फ़ोन पर परिवार से बात हुई। कमल ने बताया कि कुछ ही मिनट में घर पहुंचने वाला है, लेकिन सुबह कमल की डेड बॉडी सड़क पर खुदे एक गहरे गड्ढे में मिली। कमल रात में बाइक समेत इस गड्ढे में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। पिछले 3 महीने से एक तरफ की सड़क बंद है, उस पर एक साइड पर बैरिकेड लगे हुए हैं। कल ही जल बोर्ड ने सड़क पर एक 17 फीट गहरा 14 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा था, लेकिन इसकी बैरिकेडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। सड़क पर ट्रैफिक रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनमें गैप है। 2 व्हीलर निकलने जितनी जगह थी। कमल रोज इसी रास्ते से घर जाता था। उसे अंदाजा नहीं था कि सड़क पर गड्ढा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कमल ने बैरिकेड्स के बीच बने गैप से अपनी बाइक निकाली और वो बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। अब आप समझिए कि आखिरकार कमल अपनी बाइक के साथ इस गड्ढे तक, इतने गहरे गड्ढे तक, लगभग 17 फीट के गड्ढे तक पहुंचा कैसे होगा। इसके चारों तरफ अगर बैरिकेड्स होते तो कमल यहां पर आकर रुक जाता। अब इस गड्ढे से पीछे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां से कमल ने बाइक से एंट्री की होगी। बताया जा रहा है हाल फिलहाल में ही दिल्ली जल बोर्ड ने इस गड्ढे को यहां पर खोला था। कल ही खोला था। ये सुबह लगाए हैं सारे, ये सुबह लगाए हैं। ये सारा ये मैंने भी देखा, ये सब कुछ ओपन यहाँ पर था। इसके ऊपर कहीं भी डस्ट अगर आपको नजर आ रही है, इसके ये बाद में लगाया गया है। अगर ये भी अगर पहले से लगा होता तो कमल यहाँ से वापस जा सकता था। इसी सड़क पर देखिए, एक तरफ ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक आने वाली सड़क है, लेकिन सड़क के इस तरफ ये बड़े बैरिकेड यहाँ पर जरूर लगाए हुए हैं कि सड़क बंद है। दिल्ली जल बोर्ड का काम भी चल रहा है। आगे एक जगह लिखा भी हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। लेकिन
अब यहां से इन 2 बैरिकेड को लगा दिया गया। बीच में ये जो आपको अब शीट नजर आ रही है हरे रंग की, ये पहले नहीं थी। यानी कि कमल जब यहां से आया उसको लगा होगा ट्रैफिक है, तो वो यहां से एंट्री उसने की। अब यहां से अगर आप कदम देखेंगे, यहां से उसने बाइक से एंट्री कर ली। अभी सड़क सही है, कुछ ही दूरी पर ये सामने आपको गड्ढा नजर आ जाएगा। तो आखिरकार इस गड्ढे को जब यहां पर किया गया, अगर चारों तरफ बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए जाते, मात्र 30 से 35 कदम की दूरी पर यह गड्ढा है, लेकिन गड्ढा कर दिया गया। इतनी सड़क सही है, पीछे की तरफ से कमल ने इन बैरिकेड के बीच में से बाइक निकाली। उसको लगा जब यहां तक सड़क सही है तो वो आगे निकल जाएगा। कमल की मौत के पीछे लापरवाही कई लेवल पर हुई। पहली लापरवाही दिल्ली जल बोर्ड ने की, प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं की। लेकिन कमल के परिवार वालों का आरोप है कि इस मामले में अगर दिल्ली पुलिस ने मदद की होती तो कमल बच सकता था। कमल के परिवार वालों ने कहा कि वो रात भर कमल को खोजते रहे, दिल्ली के 6 थानों में गए, लेकिन किसी थाने में कमल की गुमशुदगी का केस दर्ज नहीं किया गया। कहीं से मदद नहीं मिली। थाने से यह कहकर भगा दिया गया कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज होगी। परिवार वालों का दावा है कि सागरपुर थाने में तो उन्हें यह तक कहा गया कि हर दिन कोई ना कोई गुम जाता है, पुलिस क्या करे। परिवार के लोग जब इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी को उन पर तरस आया। उसने परिवार को कमल की मोबाइल लोकेशन दे दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लोकेशन भी कॉन्फिडेंशियल बताकर डिलीट कर दी गई। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि जनकपुरी में 200 मीटर के दायरे में ही मोबाइल है, खुद जाकर तलाश कर लो। परिवार के लोग रात भर कमल को खोजते रहे, लेकिन सुबह तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। अब मैं आपको दिल्ली पुलिस का वर्जन भी सुनवा देता हूँ। दिल्ली पुलिस ने इस आरोप को गलत बताया है कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि जनकपुरी पुलिस के कांस्टेबल ने पूरी रात कमल के परिवार के साथ मिलकर उसकी तलाश की। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने यह गड्ढा कल ही खोदा था, कमल को इसकी जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए वो गलती से गड्ढे की दिशा में चला गया और ये दुखद हादसा हो गया। उनके भाई जो है श्री नरेश जानी जी, ये अराउंड 2:45 बजे रात को जनकपुरी थाने में आए थे कि हमारे भाई जो है वो रात को घर पे नहीं पहुंचे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो जनकपुरी थाने ने उनकी मोबाइल की पोजीशन ली थी, तो उनकी मोबाइल की पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क के आसपास की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है उनके बाइक के साथ बाहर निकले और उनके परिवार के साथ इनको ढूंढने में लग गए। लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने पूरा एरिया खंगाला, कोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो या आसपास का एरिया हो। हादसे के बाद जल बोर्ड ने घटना की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। 3 बड़े अफसरों को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी अपने सपोर्टर्स के साथ वहां गए थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन यह तय है कि गड्ढे में गिरने से युवक की मौत सरासर लापरवाही है, अपराध है। गलती गिरने वाली की नहीं है, जिम्मेदारी गड्ढा खोदने वालों की है। लापरवाही बैरिकेड में गैप छोड़ने वालों की है। थोड़े दिन पहले हमने नोएडा में इसी तरह का दर्दनाक हादसा देखा था। उससे दिल्ली सरकार को सबक सीखना चाहिए था। अब दोषी की जिम्मेदारी तय करके उसे सजा दिलाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। मोदी ने कहा, अभी तो वो 75 के हुए हैं, अभी तो 25 साल बाकी हैं। असल में चर्चा के दौरान एक छात्र ने कहा कि मोदी उसके आइडल हैं, उसका बर्थडे भी उसी दिन होता है जिस दिन मोदी का जन्मदिन है। बच्ची अपनी बात कह रही थी। इसी दौरान मोदी ने उसे बताया कि उन्हें बर्थडे विश करने के लिए एक बड़े नेता ने फ़ोन किया। कहा, आप 75 साल के हो गए? तो मोदी ने जवाब दिया कि अभी तो 25 बाकी हैं। सर, मेरा नाम ममता के शाम है
मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर, आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, हैं 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो बचा है उसके बारे में सोचना चाहिए। कल मोदी ने उन लोगों के बारे में बताया था जो उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। आज उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बारे में बताया। ईश्वर करे नरेंद्र मोदी 100 से भी ज़्यादा साल जिए, 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना अपने सामने पूरा करें। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ चलती हैं। आपकी अदालत में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने इन सारे विवादों के बारे में खुलकर बात की। जब वो विदेश यात्रा पर गए तो उन्हें कैसे कैसे अनुभव हुए, कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसके मज़ेदार किस्से भी धीरेन्द्र शास्त्री से आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। लंदन में एक बाथरूम में अटक गए आप काफ़ी देर। कहाँ से खोजते आप? पहली बार लंदन गए, पहली बार विदेश गए। अब हमने सोचा स्नान ध्यान कर लें फिर भोजन पाएँ। तो जैसे ही कपड़े उतार करके अंदर गए और वहाँ पे कहीं नल की टोटी नहीं, बाल्टी नहीं और मग नहीं, वहाँ तो सिर्फ टिश्यू पेपर थी। अब टेंशन में लगभग 30 मिनट दिमाग लगाते रहे कि कहाँ फंस गए। हमें लगा कि जजमान का मकान पूरा नहीं बना, आध बने में ही घुसा दिया। जैसे तैसे नहा करके निकले। जजमान बोला गुरुजी कोई असुविधा तो नहीं? हमको एक भी सुविधा नहीं। अरे हमका मकान तो तुम्हारा करोड़ों का है, 60 रुपया की बाल्टी और 20 रुपया का नल फिट नहीं करवा।